सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को देखते हैं। स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक तो स्थिर और दूसरा विद्युत। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज मेड अप विद टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जाने कि ये विद्युत क्या है। तो विद्युत को हम लोग बोलते हैं आवेशों की प्रवाह की दर। क्या बोलते हैं? I बराबर होता है Q अपॉन T। क्या होता है? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत बोलते हैं। स्थिर के क्या कॉन्सेप्ट है? स्थिर मतलब, तो स्थिर मतलब है कि कोई भी चार्ज जो होता है, ठीक है, आवेश, वो आवेश हमेशा किसी न किसी सरफेस के ऊपर स्थिर ही होता है। मान लीजिए कि ये कोई एटम है। हर कोई भी मटेरियल में जो एटम होता है ना, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के उसमें चार्ज होते हैं। ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें से यदि कुछ निगेटिव चार्ज को बाहर लेके चला जाए तब क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज यदि मान लीजिए 1 और 2, ये दो निगेटिव चार्ज यदि बाहर लेके चले गए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज बचे ही रह जाएंगे। ठीक है। तो इस कारण से उस सरफेस पे 2 पॉजिटिव चार्ज स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 धन आवेश उसके ऊपर स्थिर हो जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो चार्ज किसी के ऊपर एक्वायर हो रहा है, आवेश किसी के धारण हो रहा है, तो उस आवेश का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, तो स्थिर प्रकृति का होता है। ठीक है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत हम लोग किसी भी स्थिर आवेशों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक नेचर ऑफ द एनी चार्ज। ठीक है। तो कोई भी आवेश है जब तक वो स्थिर है, उसी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख भी लेंगे, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहे तो लिख लीजिए। स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, लिखेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत या वैद्युत स्थैतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत या वैद्युत स्थैतिकी कहलाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about electrostatic is the branch of physics in which we study about the nature of static charge. The nature of static charge. Is it clear? आप सभी लोगों को समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आवेश यानी चार्ज। चार्ज क्या होता है? आवेश को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा परमाणु के बारे में। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था, क्या नाम था उनका? थेल्स। ठीक है। ये तो
थेल्स नामक जो साइंटिस्ट हुए, फिलोसफर थे एक्चुअली में, ये यूनान के थे, ठीक है। ये क्या देखे कि एक एम्बर नाम का, ठीक है, एक एम्बर नाम का एक मटेरियल था, ठीक है। उसको जब ये ऊन से, जब रगड़ रहे थे, तो इस एम्बर नाम का पदार्थ दूसरे छोटे छोटे अन्य पदार्थों को क्या कर रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये थेल साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जब किसी भी एम्बर को, एम्बर एक मटेरियल था, ठीक है, एम्बर को किसी ऊन से रगड़ा जा रहा था, तो वो दूसरे अन्य छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तो उन्होंने क्या बताया कि इसके अंदर कोई न कोई ऐसा शक्ति है जो किसी दूसरे अन्य पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है। इसी एम्बर को ही आगे चल करके इसी से इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इसी से बताया गया कि जब कोई भी एटम है, एटम के बीच में क्या होता है, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलके बने होते हैं, तो क्वार्क के बने होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें कई सारे फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है। वो ये सारे जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। और जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज वाले, उतने ही यहाँ पे बाहर उसके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सभी मटेरियल में कितने होते हैं, बराबर बराबर होता है, ठीक है। जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही उसमें क्या है, उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज है। मान लीजिए इसमें 6 पॉजिटिव है और 6 निगेटिव है, ठीक है। तीन 6, ठीक है। यदि मान लीजिए मटेरियल इसमें 6 पॉजिटिव और 6 निगेटिव है, अब इसके अंदर से यदि एक कुछ पॉजिटिव निकाल दिया जाए, अब यदि उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज में है, केवल यदि उसमें बचे हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज बचे हैं और 6 तो निगेटिव चार्ज थे, तो इसमें क्या हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गए, तो इसमें 2 ऋणावेश, ये जो है निगेटिव चार्ज, ये बढ़ गए। इसीलिए इसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर क्या होगा, 2 निगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। कोई भी जो एटम होता है ना, खुद से न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, खुद से अपने आप में वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब उसको किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा कर दिया जाए कि इसके अंदर से या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज ये बाहर निकल जाना, तो जो बाहर निकलेगा उसका अभाव हो जाएगा, और जो अंदर पहले जितना था वो तो उसकी संख्या अब उससे बड़ी ही नजर आएगी। तो इसीलिए उसके ऊपर आवेश आ जाता है, ठीक है। तो ऋण आवेश और धन आवेश 2 प्रकार के आवेश होते हैं। यदि पॉजिटिव बाहर निकल गया है तो निगेटिव की संख्या बढ़ गई है, यदि निगेटिव बाहर निकल गया है तो पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई है। वैसे निकलता तो केवल निगेटिव ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, कभी किसी से प्रोटॉन निकलते हुए आप नहीं देखेंगे,
इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे कक्षाओं में चक्कर जब लगाता है ना, तो इसकी फिक्स ऑर्बिट होती है, अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। लेकिन यदि इसको एनर्जी थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो ये क्या होगा, अपने ऑर्बिट से उछल करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तभी ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और इस पे धनावेश हो जाता है। क्या हो जाता है, पार्टी चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो धनावेश बढ़ जाएगा। मतलब बढ़ना क्या है, वो तो पहले से ही ज्यादा था, 6 था 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 धनात्मक चार्ज ज्यादा लगेगा। या तो कहीं और से इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए, कोई और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसमें क्या होगा, तब इसमें यहाँ पे धनात्मक चार्ज की जगह पे ऋणात्मक चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है आवेश का, ठीक है। आई होप सभी लोग को आवेश समझ में आया होगा। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग आप डालेंगे आवेश यानी चार्ज, लिखिए। लिखेंगे आवेश, आवेश वह भौतिक राशि है, आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, charge is a physical quantity by which charge is a physical quantity by which electric effect and magnetic effect obtained, ठीक है। आवेश क्या है, आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लिखेंगे सर इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेंजामिन क्या बोले? फ्रैंकलिन ने, एक साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले पदार्थों को ऋण आवेश या ऋणात्मक आवेश, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले पदार्थों को ऋणात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों के अभाव वाले पदार्थों को धनावेश नाम दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन proposed the name for the
or the electron access material as a negative charge and electron shortage as a पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की जहां पे अधिकता हो रही है उसे क्या बोला उन्होंने, ऋण आवेश बोला। क्या बोला, निगेटिव चार्ज। और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, जहां पे शॉर्टेज हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के, उसे क्या बोला, उसे बोला धन आवेश। क्या बोला उन्होंने, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं, आवेश की डेफिनेशन हो गई। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ये बता दिए, उसी में सब हो गया, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। अब देखिए क्यू बराबर क्या होता है, यदि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो उसके ऊपर कितना चार्ज आया, एक चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो उस पे 2 इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया तो उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने उस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं उसमें उतने उस पे निगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। यानी क्या कभी सुना है किसी ने आधा इलेक्ट्रॉन भाग गया, आधा इलेक्ट्रॉन रुका है? ऐसा नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा पूरा निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। ठीक है, तो अभी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, सीधे सीधे 1 या 2 या 3 ऐसे निकलता है। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना चार्ज जब बढ़ रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी लिखिए, उससे बढ़िया क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, या न ई लिखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए फॉर्मूला, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है एन ई। ठीक है, ये है फॉर्मूला, क्यू बराबर एन ई, लिख लें। लिखेंगे क्यू बराबर एन ई, हो गया ना। अब लिखिए जहां जहां इलेक्ट्रॉन का मान
या वेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई बराबर कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि बात करें इसके मात्रक के बारे में, नीचे वैसे दिया गया है इकाई की मात्रक, लेकिन हम लोग ऊपर भी निकाल सकते थे। यहाँ देखें ध्यान से, जो आवेश है एक तो इसका मात्रक हमें दिख रहा है कूलम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक और मेथड से इसका हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है Q अपॉन T। आई बराबर क्या होता है Q अपॉन T। और तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू T, जहाँ पे Q चार्ज है, I धारा है, विद्युत धारा, T क्या है समय है। तो बताइए धारा की मात्रा कोई जानता है, सब लोग जानता है, क्या होगा एम्पियर। क्या होता है एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या है एम्पियर सेकेंड है। ठीक है, तो लिखेंगे, ये तो हो गया E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब लिखेंगे इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलम होता है। इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलम होता है। समझ में आया। अलग से नहीं लिखवाना पड़ेगा। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। एक ही लाइन में उसके हमने डेफिनेशन के सहित बेंजामिन फ्रैंकलिन से लेकर के नामकरण और सब मैंने बता दिया। ठीक है, यस सर। तो और एक बात का ये ध्यान रखेंगे, यन का मान मैंने बताया हमेशा पूर्णांक में होगा। ठीक है, इंटीजर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। समझ में आया। ये नहीं n बराबर आधा इलेक्ट्रॉन हो गया, वो आप केमिस्ट्री में करते होगे बैलेंस के लिए, लेकिन कभी भी फिजिक्स में आप नहीं करेंगे। दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉन एक पूरा पूरा निकलता है। ठीक है, आधा आधा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। Q बराबर n है। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल इसका ऐसे ही आता है, नॉर्मल Q बराबर n पे। देखो इसमें क्या दिया है, कण पे इतना आवेश है, Q की वैल्यू दे दी गई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, n की वैल्यू हम लोग निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू दी गई है 6.4 माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶। नैनो मतलब होता है 10⁻⁹। पिको मतलब ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶, यानी 6.4 इंटू 10⁻⁶। अपॉन में इलेक्ट्रॉन का एक वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। पता चल जाएगा कि यदि किसी कण पर 6.4 माइक्रो कूलम का आवेश है, तो यानी उसमें इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हुए, उसमें इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁻13 स्थानांतरित हो गए। ये वाला स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। इफ अ पार्टिकल इज of charge 6.4 microcoulomb, then find the number of transferred electron. Then find the number of transferred electron. फार्मूला है Q बराबर n, रखेंगे आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट लेके चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बारे में हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है, और क्या क्या पढ़ लिया। अच्छा, उसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं,
एक कूलम को, ये 1 कूलम जो था ना, उसको डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यदि कूलम को डेफिनेशन पूछ दे, एक कूलम क्या है? एक कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड, होता है ना, 1 एम्पियर सेकेंड। ये हुआ। तो जब किसी भी मटेरियल से 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड के लिए प्रभावित, उसके अंदर से प्रवाहित हो, तो उस पदार्थ पे कुल आवेश 1 कूलम होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन अभी हो सकता है आगे हो। ठीक है, 1 कूलम को डिफाइन किया है, हाँ किया है। ठीक है, दूसरे तरह से डिफाइन किया है, आप सिंपल में कर सकते हो। 1 कूलम बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कूलम का नियम। कूलम का नियम लिखिए, कूलम का नियम। 1 कूलम उसका यूनिट है। ठीक है, यूनिट भी रख दिया जाता है कभी कभी साइंटिस्टों के नाम पे भी, जैसे पर सेकेंड को हम लोग हर्ट्ज रख दिए क्योंकि हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ऐसे ही कूलम एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे कूलम रख दिया गया। ठीक है, और इन्होंने एक नियम दिया था जिसे कूलम्स लॉ बोलते हैं। लिखेंगे, देखिए सुने भी होंगे, जनरल जो ग्रेविटेशन वाला लॉ है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम, वैसे ही लगेगा आपको। क्या लगेगा? कि जब कोई भी 2 आवेश एक r दूरी पे रखे जाएं, कितने दूरी पे रखे जाएं? r दूरी पे रखे जाएं, तो उसके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है, और इनके बीच के दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है। इनके कि 2 आवेश यदि r दूरी पे रखे हैं तो उसके बीच में लगने वाला बल इसके अंदर इसके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इसके बीच के दूरी के इस वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी बढ़ाते जाओगे तो ये बल कम होता जाएगा, और आवेश बढ़ाते जाओगे तो बल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। लिखेंगे निर्वात में 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल, निर्वात में ये फिगर बना लेंगे बगल में। ठीक है, Q1 Q2 को r दूरी पर रख देंगे। निर्वात में 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल कणों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दोनों कणों के मध्य की सीधी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निर्वात में 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल कणों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दोनों कणों के मध्य की सीधी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, स्क्रीन पे लिखा है, देख करके लिख लीजिए। लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, आराम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन the force acting between 2 charged particles the force acting between 2 charged particles placed in vacuum is directly proportional to is directly proportional to the product of charges and
inversely proportional to the distance between and inversely proportional to the square of distance between them and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, यानी कि F क्या है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों आवेशों के प्रोडक्ट की। तो दोनों आवेश क्या हैं, दोनों आवेश हैं Q1 और Q2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, लिख लीजिए, लिखते चलिए, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी R स्क्वायर। फिगर बना लिया है, ये लिखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए। लिखेंगे यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो, यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो, when two charge Q1 and Q2 are placed at a distance R, तब कूलाम के नियम के अनुसार देन अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यही दोनों आपस में एक साथ जोड़ दीजिए, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लिख लीजिए, if two charges Q1 and Q2 are placed at a distance R, then according to Coulomb's law, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square।